हेलो फ्रेंड, मैं हूं मनोज सिंह और आज हम लोग हिंदू मैरिज एक्ट पार्ट 4 पे हैं। ये हमारा चौथा वीडियो है और हमारे साथ हैं एडवोकेट मिस्टर शेष कुमार सिंह। इनसे आज हम कुछ और क्वेश्चन पूछेंगे और हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में कुछ और जानने की कोशिश करेंगे। तो सर, आज मैं ये जानना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि पति पत्नी के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में डिवोर्स हो रहा है, तो उस सिचुएशन में बच्चा, मान लीजिए उनके बेटा है या बेटी है, तो वो किसकी कस्टडी में जाएगा? वो जो है माँ की कस्टडी में जाएगा या उसका परवरिश कैसे होगा? ये सवाल ये होता है कि बच्चे की परवरिश कैसे होगी। देखो, अगर बच्चा 5 साल के नीचे है तो उसको माँ की ज़रूरत होती है। उसकी परवरिश तभी हो सकती है जब माँ हो उसके पास। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय 5 साल के नीचे के बच्चों का अधिकतर माँ को ही कस्टडी दे देती है। 5 साल के जो नीचे होंगे, क्योंकि उन्हें माँ की ज़रूरत है, इसलिए चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट जो है अलग से है और उस पर बच्चे जो छोटे बच्चे हैं 5 साल के नीचे हैं, उसके हिसाब से भी माँ को ही उनकी कस्टडी मिलती है ना। और वही समुचित परवरिश भी होता है। वैसे तो न्यायालय के विवेक पर ही निर्भर करता है। लेकिन जो बच्चे वह एडल्ट हैं लेकिन नाबालिग हैं, 18 के नीचे हैं लेकिन 5 से ऊपर, जी, उनकी परवरिश पिता के द्वारा ही हो सकती है, क्योंकि उसमें पढ़ाई लिखाई और तमाम चीज़ें रहती हैं जो खर्चे के था, एक्सपेंसिव भी होता है। तो कई बार पिता ज़्यादा परवरिश कर सकता है बच्चों की। इसलिए जो बच्चे 5 साल के ऊपर होते हैं उनका न्यायालय अधिकतम कस्टडी, तो मान लीजिए वाइफ जो है पति को ही देते हैं, मतलब पिता को देते कस्टडी बच्चों की, क्योंकि वो उस समय बेटर परवरिश कर सकते हैं और उसमें एक्सपेंस भी बर्दाश्त कर सकते हैं, है ना। न्यायालय तो बहुत कुछ जो अपने यहाँ कस्टम है उसी आधार पे। मान लीजिए कि वाइफ जो है वो भी कैपेबल है, वो भी पढ़ा सकती है, बच्चे को बड़ा कर सकती है, तो इस में क्या होगा कि तब भी अधिकार जो है पिता को ही दिया जाता है। न्यायालय कस्टडी बस ये दोनों पक्ष मिलते रह सकते हैं बच्चे से, जैसे माँ भी मिल सकती है और पिता भी मिल सकता है। उसके लिए न्यायालय निश्चित करता है विवेक के अनुसार। मतलब 5 से 18 साल के बच्चों में पीरियोरिटी जो है वो पिता को दी जाती है, हस्बैंड को दी जाती है, और 5 के नीचे पीरियोरिटी जो है उसमें माँ को दी जाती है, क्योंकि उसमें माँ की ज़रूरत होती है। छोटे बच्चे माँ के ही परवरिश से चल सकते हैं। इसलिए न्यायालय भी समाज की परिस्थिति को समझते हुए इसके लिए बाकायदा एक प्रोविज़न है हिंदू मैरिज एक्ट में, धारा 26 में ऐसी व्यवस्था की गई है कि ये कस्टडी दी जाए माँ को और ये पिता को दी जाए। उसके बारे में जो कानून बताता है उसी हिसाब से न्यायालय अपनी करती है, धारा 26 के हिसाब से। धारा 26 के हिसाब। अच्छा, मान लीजिए कि जब डिवोर्स हो जाता है, उसमें जो है वाइफ नहीं कैपेबल है, कोर्ट तक जाके जो है वो उसकी जॉब नहीं लगी हुई है, वो कमा नहीं, उसके खर्चे कैसे निकलेंगे, उसके नीचे कैसे मुकदमे के और परवरिश के कैसे होते हैं। जी, तो आपने ठीक पूछा। इसके लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 में प्रोविज़न दिया गया है, सेक्शन 24 में, कि अगर जो भी सक्षम हो, जैसे जो पटिशन करता है याची है, उसमें पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है। तो जो पटिशन करता है या जो कमज़ोर है वो दूसरे सक्षम से प्राप्त कर सकता है, जो वो अपनी क्षमता के हिसाब से मुकदमे का खर्च भी दे उससे प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा ये विवाह विच्छेद में ऐसी स्थिति में, परवरिश की स्थिति में, जैसे जो जुडिशियल सेपरेशन जैसी स्थिति जब होती है तो वो विवाह विच्छेद नहीं माना जाता है। ऐसी स्थिति में पत्नी जो है पति से, धारा 125 CRPC अलग से इस पर लागू है, और उसके हिसाब से वो सक्षमता के हिसाब से अंतरिम राहत प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि वो कोर्ट से मिल जाएगी, कितना पति दे सकता है उसके लिए निर्धारित उसकी जॉब के हिसाब से न्यायालय तय करता है कि पति इतना पैसा पत्नी को दे, या पत्नी अगर ज़्यादा कमा रही है, पति नहीं कमा रहा है, वो अगर ऐसी डिमांड करता है तो न्यायालय उसके भी भरण पोषण के लिए और मतलब कि पति का चाहे वो जो है उसकी कमाई कम हो या पत्नी की, दोनों तरफ से हो सकता है। जो भी पटिशन में जाएगा, जो भी
अर्ज डालेगा, अर्जी कर डालेगा, तो उसको उसका लाभ न्यायालय देता है और उसके परवरिश के लिए एक व्यवस्था की जाती है और ये प्रोविजन में है, एक्ट में दिया है। मतलब कि आप मदद ले सकते हैं। जी हाँ, मदद ले सकते हैं। उसके लिए ये जो पूरा हिंदू विवाह अधिनियम है, ये CRPC के तहत मतलब इसका प्रोविजन सारा का सारा लागू है इस पर, है ना। और उसी से जो जैसे इसमें भरण पोषण 24 में कैसे खर्चा चलेगा, तो इससे बिल्कुल मिला जुला धारा 125 CRPC में उसका लाभ भी मिलता है जो लोग उसमें एप्लीकेशन डालते तो हैं। क्या जो है सिर्फ पति ही देता है, जैसे कि पत्नी नहीं कमा रही है जी, तो सिर्फ पति मदद, कोर्ट जो है वो पति से ही कहता है या खुद भी कोर्ट कुछ मदद करती है जो गवर्नमेंट से कोई मदद? गवर्नमेंट से कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है, न्यायालय कोई मदद नहीं करता है, बल्कि वो मदद दिलाता है। वो मदद दिलाएगा जो सक्षम होगा। हाँ, वैसे भी पत्नी अपना खर्च उठाते हैं, तो न्यायालय सिर्फ उसमें मध्यस्थ होता है, वो कोई खर्च न्यायालय अपना कुछ नहीं देता लेता है, अलग से कोई खर्च कुछ नहीं देना है। जो न्यायालय का खर्चा, जो वकील और ये सब आता है, वो एक पक्ष दूसरे पक्ष से डिमांड कर सकता है। न्यायालय पर जाने के लिए हिंदुस्तान में खर्चीला होता है, तो जानते हो वकील हायर करना पड़ता है जी। तो जो खर्चे एक्सपेंडिचर होते हैं, टिकट लगते हैं, वैसे वहाँ एप्लीकेशन वगैरह जो भी खर्च आता है वो सब जो है एक पक्ष जो कमजोर है वो दूसरे पक्ष से डिमांड कर सकता है और न्यायालय उसके लिए अंतरिम राहत की व्यवस्था करता है। वो अपना खुद सरकार से कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे कि पति पत्नी जो है वो घबराते हैं कि बातें खुलेंगी, कोर्ट में जाएंगी तो न्यूज़पेपर वाले आ जाते हैं, फ़ोटो खींच लेते हैं, ऐसी चीज़ों से बचने के लिए कोई व्यवस्था है अपने यहाँ जो है? जी हाँ, धारा 22 में व्यवस्था है कि इसका पब्लिश न किया जाए। जी। अगर कोई ऐसे इससे बचना चाहते हैं लोग कि और इसको बंद कमरे में रखा जाए, ट्रायल किया जाए, जहाँ सबकी उपस्थिति है, सबसे अलग ट्रायल किया जाए, जहाँ विवाह विच्छेद जैसी बात हो। इसका जो जीरा साक्ष जो भी होता है, क्योंकि तमाम आपसी रिश्ते कुदेरे जाते हैं वकील के द्वारा जीरा में, तो इसलिए उसको गोपनीय भी रखना चाहिए। मतलब कि इसमें जो है इसके लिए भी प्रावधान है। तो पहले इसके लिए भी पिटीशन डालनी पड़ती है या? जी, पहले आपका जो चल रहा है उसमें एप्लीकेशन पे ही उसी केस के दौरान ही। अच्छा, आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए और आसानी से ये चीज़ें मिल सकती हैं कि आपको अलग व्यवस्था कराई जा सकती है आपके जिला के लिए, और पब्लिकेशन तो कतई रोक मिल सकती है। न्यायालय धारा 22 में व्यवस्था है कि पब्लिकेशन न किया जाए, कोई फोटोग्राफी नहीं जी, मतलब जिससे बाहर बात जाए, ये सारी समस्याएं जो है उसी स्तर पर निष्पादित कर दी है ना। वैसे तो विवाह विच्छेद करने के लिए न्यायालय में हर कोशिश करता है हिंदू विवाह में कि किसी तरह से परिवार टूटने न पाए। ये जोड़ने का मुख्य मोटिव जो कोर्ट का रहता है वो जोड़ने का रहता है। हमारे हिंदू विवाह अधिनियम का जो असली मोटिव है वो परिवार जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं है। लेकिन अब परिस्थिति जन्य ऐसी स्थिति होती है कि जैसे अब 2 साल बच्चे दो पत्नी साथ मिले ही नहीं, या कोई ऐसा मानसिक विकार आ जाए जिसका कोई हल ही नहीं है, परिवार साथ रखने से परिवार बनने के बजाय उसका दुरुपयोग हो रहा है। ऐसी स्थिति में 2 परिवारों को अलग कर देने, पत्नी को अलग कर देने की भलाई जो बच्चों की, वो परिवार की है, ऐसी स्थिति में भी डिसीजन लेते हैं। बहुत सीमित अधिकार, बहुत सीमित व्यवस्था है अपने यहाँ हिंदू विवाह में। विवाह विच्छेद के लिए तो कोई जगह ही नहीं है ना। इसको तो ज़बरदस्ती बनाया गया है कि कंसेंट से इसको आसानी से निपटाया जाए। नहीं तो धारा जो विवाह विच्छेद के लिए दावा देते हैं उनको रिलीफ मिलती है जुडिशियल सेपरेशन की, तो न्यायिक रूप से साथ साथ पत्नी रहें, ऐसा नहीं। बस ये है कि साथ साथ वो सो नहीं सकते हैं, है नहीं, दोनों अलग अलग रहेंगे, पत्नी साथ साथ रहेंगे, उनको पत्नी रहेंगे, लेकिन उनको जुडिशियल सेपरेशन का एक अधिकार न्यायालय से उसकी डिग्री हो जाती है और उसकी जिम्मेदारी भी पति की रहेगी। मान लीजिए कि डिवोर्स होने के बाद जब बच्चे के लिए विवाद होता है, बच्चे की कस्टडी किसके पास जाए इसके लिए, तो क्या बच्चे का भी मन माना जाता है? जैसे कि 5 साल 10 साल का बच्चा है, वो तो चाहेगा कि मैं माँ तो न्यायालय उन सब चीज़ों पे गौर करता है कि बच्चे की भावनाओं पर क्या असर पड़ता है। इसीलिए व्यवस्था की गई कि अगर कस्टडी किसी को दी जाए तो दूसरे पक्ष को उसके मेल मिलाप से न रोका जाए, है ना। उसके लिए भी न्यायालय उचित व्यवस्था करती है। ऐसा हिंदू विवाह नहीं। मान लीजिए सर कि वाइफ का या हस्बैंड का कोई तीसरी संतान हो, मतलब उनके आपस में ना हो या किसी तीसरे से हो,
तो उस केस में जो है किस तरीके से कोर्ट डिसीजन लेता है? ऐसा है कि आप जो पूछ रहे हैं मेरे समझ में आया जी कि जो नाजायज पुत्र है जी या पुत्री है, जी तो न्यायालय उसके लिए क्या करेगी, उसको किसकी कस्टडी देगी। जी जी ऐसी स्थिति में न्यायालय माँ को कस्टडी देती है ना। जी और यही कानून में भी व्यवस्था है, लॉ भी यही परमिट करता है। वैसे तो ये न्यायालय के विवेक पर होता है कि कहाँ कैसे परवरिश हो पाएगी, और ये अंतरिम आर्डर न्यायालय बदलता रहता है, परमानेंट एक जैसा नहीं होता। जी कहीं माँ की ज़रूरत है, कहीं बाप की ज़रूरत है। लेकिन ऐसे केसेज में जहाँ बच्चे जो लीगल लीगल नहीं है, हाँ है इलीगल ना, जो नाजायज पुत्र जिनको कहा जाता है, जो अपने पिता माँ बाप से नहीं है, किसी तीसरे से पैदा हुए, जी तो ऐसी स्थिति में माँ तो वही है, लेकिन बाप अगर गैर है, तो ऐसी स्थिति में उनको माँ की कस्टडी में दी जाती है। तो न्यायालय के लिए यही उचित होता है। इसका मतलब यह नहीं कि पिता उससे दूर हो जाएगा, पिता को भी वो सारी सुविधा मिलेगी। मतलब इस केस में जो वो 5 से 18 वाला और 5 तक का था, उसमें भी प्रियोरिटी हमेशा माँ को ही दी जाएगी। मतलब 18 तक के नाजायज बच्चे हैं उसकी प्रियोरिटी जो है माँ को दी जाएगी, और पिता को उससे दूर नहीं रख रहा है। बहुत कुछ न्यायालय के विवेक पर स्थित है कि वो दोनों पक्षों को बराबर मिलने की, बच्चों से मिलने की सुविधा देता है। किस तरीके से देता है, हाँ। इसीलिए इसमें आवश्यकता अनुसार बराबर आदेश में परिवर्तन, अंतरिम आदेश, फाइनल कोई ऑर्डर करने से पहले विवेक पर बहुत कुछ निर्भर करता है। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर डिस्कसिंग ऑल दिस टॉपिक, क्योंकि ये बहुत ही टिपिकल और नाजुक चीज़ें हैं जिन पे लोग समझ नहीं पाते जिनको, इसलिए हम इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं आज यहाँ पे बैठ कर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक्स व्यूअर, थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और आप हमारे वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और जो भी क्वेश्चन हो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे साथ हैं सीनियर एडवोकेट मिस्टर शेष कुमार सिंह। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।